के नियम के तीसरे एपिसोड पर हैं। हमने पहले के 2 एपिसोड्स में गति की मूलभूत अवधारणाओं पर चर्चा की तथा देखा कि गति को किस तरह से हम नियमित कर सकते हैं, किस तरह से हम नियमों में समझ सकते हैं जिससे कि आगे वाली गति को प्रिडिक्ट कर सकें, उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकें। इस प्रक्रिया में हमने जड़त्व को समझा, घर्षण बल को समझा। घर्षण बल की व्याख्या हमने एयर रेजिस्टेंस के फॉर्म में काफ़ी देर तक की। अरस्तु से शुरू करके हम गैलीलियो तक पहुँचे और उसके बाद हम सर आइजैक न्यूटन तक पहुँचे। और आइजैक न्यूटन के नियमों के बाद, हालांकि उनके नियमों को भी बाद में परिवर्तित किया गया है, मगर वो इस क्लास कक्षा की परिमाण से आगे है। आइंस्टाइन का जो करेक्शन है वो बाद में, जिसमें कि द्रव्यमान को भी वेरिएबल माना गया है, वो भी प्राचाल है। पर न्यूटन के समय तक द्रव्यमान को प्राचाल नहीं माना जाता था, बल्कि फिक्स माना जाता था, इनवेरिएंट माना जाता था। कोई बात नहीं दोस्तों, हम उसमें जड़त्व की बात कर चुके हैं और ये देख चुके हैं कि गति का पहला नियम, प्रथम नियम जड़त्व का नियम है। जो जड़त्व का नियम है वो बल को गुणात्मक रूप में व्याख्या करता है। आपने देखा, अच्छी तरह से देखा कि जब तक कि कोई वस्तु पर बल ना लगे तो उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, विरामावस्था भी गति की ही एक अवस्था है जिसमें कि चाल शून्य है। ध्यान दीजिए, शून्य भी एक संख्या है। उसी क्रम में हम विरामावस्था को भी एक गति की अवस्था मानते हैं। आइए देखते हैं आज कि इस बल की अब मात्रात्मक व्याख्या कैसे करें। गुणात्मक व्याख्या तो हम कर चुके हैं जड़त्व के नियम के द्वारा, जड़त्व को हम समझ चुके हैं। और आज देखते हैं कि गति की गुणात्मक व्याख्या कैसे हो, मतलब उसे क्वांटिटेटिव मान कैसे, न्यूमेरिकल टर्म्स में हम कैसे लिखें। तो कुछ उदाहरणों से शुरू करते हैं। तो अब इसके क्या क्या घटक हो सकते हैं कि गति को सबसे पहले विचार करें कि जब हम गति को बारे में बात कर रहे हैं तो गति किस किस चीज़ पर, गति की मात्रा किन किन चीज़ों पर निर्भर कर सकती है, उसके क्या क्या घटक हो सकते हैं। तो आइए सोचते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक साइकिल है जिसका कि द्रव्यमान कुछ है 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, इतना द्रव्यमान है। वो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक सीधी रेखा पर चल रहा है। मैं कह सकता हूं कि साइकिल 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलायमान है। जब मैं कहता हूं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलायमान है तो इसका अर्थ है कि वो एक सीधी रेखा पर है। एक दूसरा ट्रक है जो कि काफ़ी भारी है, जिसका कि वजन लगभग 5000 किलो होगा। खाली ट्रक है तो भी, एक खाली कार का वजन लगभग 1000 किलो होता है। तो उसी क्रम में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों के द्रव्यमान में कितना अंतर है। वो भी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी सड़क पर चल रहा है, एक सीधी रेखा में। अब यकायक वहाँ पर जो रेड लाइट है चौराहे पर, वो रेड हो जाती है। अब दोनों वाहनों को रुकना है। आप अपने रोज़मर्रा के ज्ञान से मुझे कह सकते हैं, बड़े आसानी से बता सकते हैं कि साइकिल को रोकने के लिए मुझे कम बल लगाना पड़ेगा और ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक संज्ञान में और दूँ आपको बात, कि साइकिल को रोकने में समय भी बहुत कम लगेगा। ब्रेक एकदम से अगर साइकिलिस्ट लगाए तो साइकिल रुकने में बहुत कम समय लगाएगी। ट्रक को रोकने के लिए समय भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। इस समय की बात को हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आप याद कीजिए, जब पहले दिन में बात कर रहा था बलों के प्रकार के बारे में, बल किस तरह से लगता है, पुश लगता है, पुल लगता है, मैंने एक हिट की बात की थी। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि हिट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम आगे व्याख्या करेंगे, जिसको कि हमने झटका शब्द कहा था कि अधिकतर बल, चाहे जैसे क्रिकेट के गेंद खेल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, इन सब में हिट के रूप में आप एक बल लगाते हैं। खैर, अब यहाँ पर आइए दोबारा से, किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सब साइकिल में कम बल लगेगा और ट्रक में बल ज़्यादा लगेगा। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए आप छत पर हैं, किसी बिल्डिंग की छत पर है और नीचे थोड़ा गीला है, सड़क गीली है, सड़क नहीं है, बिल्कुल मिट्टी गीली है, कीचड़ है। अब ऊपर से आप एक हल्की वस्तु को फेंकें और उसी आकार की, लगभग उसी आकार की एक भारी वस्तु को फेंकें। अब जब वो नीचे गिरेंगी कीचड़ पर तो स्प्लैश किस में ज़्यादा होगा या गड्ढा किस में ज़्यादा होगा?
आप बड़े आसानी से मुझे जवाब दे देंगे कि साहब जो वस्तु भारी होगी उसकी वजह से जो ज़मीन पर गड्ढा बनेगा या कीचड़ में जो गड्ढा बनेगा वहाँ पर गड्ढा ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बड़ी वस्तु से, ज़्यादा भारी वस्तु से। हल्की वस्तु से छोटा बनेगा। या पानी में गिर रही है ऐसे वस्तु, तो जो पानी का स्प्लैश होगा, जो पानी निकलेगा वो हल्की वस्तु से कम निकले, कम स्प्लैश होगा, बड़ी भारी वस्तु से ज़्यादा स्प्लैश होगा। आप बड़े आसानी से मुझे इस जवाब दे सकते हैं। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ समझिए। इस आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का देखते हैं, आपका अनुभव है, इसको ज़रा साइंटिफिक टर्म्स में बोलने की कोशिश करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसकी गति की मात्रा ज़्यादा है, उसमें गति ज़्यादा है, तभी तो उसका असर ज़्यादा हो रहा है, तभी उसको रोकने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ा, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी। तो अर्थ यह है कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसकी गति भी ज़्यादा है। हाँ, एक और उदाहरण देखें आप। देखिए, द्रव्यमान के हिसाब से तो आपने देख लिए, 2 उदाहरण मैंने दिए। आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण पा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अब देखिए, द्रव्यमान के हिसाब से तो हमने देख लिया। अब देखिए वेग के हिसाब से दूसरा घटक। आपने देखा कि अगर वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें गति की मात्रा ज़्यादा है। अब देखते हैं क्या कोई और भी घटक है। देखिए, वेग दूसरा प्राचाल है, दूसरा वेरिएबल है हमारे पास, वेग। अब दूसरे वेग के हिसाब से देखते हैं, वेग से देखते हैं। मान लीजिए कोई बॉल 10 मीटर प्रति सेकंड, दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड काफ़ी अच्छी स्पीड है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर आ रही, इस ओर गति कर रही है। अब किसी सज्जन द्वारा उस बॉल को रोकना है। अब उस बॉल को रोकना है तो उनको फोर्स एक लगाना पड़ा, मान लीजिए स्मॉल एफ। अब दूसरी स्थिति देखिए कि अब यही बॉल, जिसका कि सेम बॉल है, बराबर का द्रव्यमान है, अब वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसी ओर आ रही है। अब उन्हीं सज्जन को गाड़ी उसको रोकना है। अब आप जानते हैं, अपने अनुभवों से जानते हैं कि अगर ये फोर्स एफ, कैपिटल एफ लगा रहे हैं तो ये स्मॉल एफ, यहाँ पर कम बल होगा, कम बल की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। मतलब स्मॉलर एफ इज ग्रेटर देन, इज लेसर देन कैपिटल एफ। इस तरह के उदाहरण आप और भी देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। मैं किसी चीज़ को, छोटे से पत्थर को, एक पत्थर को, हल्के से छोटे से पत्थर को अगर आपकी तरफ फेंकूं हल्के से, क्या आपको चोट लगेगी? बहुत कम। वो छुलेगा भी तो बहुत कम चोट लगेगी। लेकिन उसी पत्थर को अगर मैं ज़्यादा वेग से आपकी तरफ फेंकूं तो आपके काफ़ी चोट लग सकती है। आप करना मत ऐसा, लेकिन आप जानते हैं कि आपको ज़्यादा चोट लग सकती है। अर्थात यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि अगर वेग ज़्यादा है, किसी वस्तु की वेग ज़्यादा है या चाल ज़्यादा है, तो उसमें गति की मात्रा ज़्यादा होगी। मतलब वहाँ पर वो ज़्यादा बल लगा सकती है या उसको रोकने के लिए आपको ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। अर्थात अगर वेग ज़्यादा है तो उस वस्तु में गति ज़्यादा होगी। अब आपने देख लिया कि यदि वस्तु में द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसकी गति अधिक है, वेग ज़्यादा है तो भी गति ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये गति की मात्रा उसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशंस को आप पहले भी डील कर चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से। अब इस राशि को हम क्या कहें, क्योंकि ये गति की मात्रा है। अब गति की मात्रात्मक राशि को देने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक नई भौतिक राशि की आवश्यकता होगी। उस भौतिक राशि का नाम वैज्ञानिकों ने संवेग दिया। संवेग, ये शब्द हिंदी में कहाँ से आ रहा है मालूम है? संवेग, मास, अंग्रेजी में तो मास प्लस वेलोसिटी, मोमेंटम। हिंदी में आ रहा है संवेग। मास की हिंदी होती है संहिति। संवेग, सा यहां से आया और वेग वेलोसिटी से आया। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो संवेग बना। ये संवेग प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान के, ये संवेग प्रोपोर्शनल है वेग के। ध्यान दीजिए, ये वेग वेक्टर राशि, सदिश राशि है। तो यहां पर ये मैंने बोल्ड से लिखा है, बोल्ड कैरेक्टर है। आप जानते हैं कि वेक्टर राशियों को बोल्ड से लिखते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, ऊपर तीर लगाकर। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर जो मैं आप कभी कभी कहीं कहीं मैं तीर लगा करके भी लाया हूँ आपके सामने आज, और कहीं कहीं मैं ज़्यादातर ये बोल्ड करके लाया हूँ।
तो आप ध्यान रखिए कि बोल्ड कैरेक्टर्स जो है वो वेक्टर राशि की तरफ इंगित करते हैं। अब जब इसको इक्वल टू के एम वी, ये के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपाती गुणांक इसको हिंदी में कहते हैं। अब हमने इस संवेग को P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। ये बोल्ड है, ये वेक्टर राशि है, ये वेक्टर राशि है v। अब इनको जब हमने लिखा तो ये के हम 1 बनाना चाहते, देखिए हम सिंपल बनाना चाहते हैं, साधारण सरल से सरल अपनी इक्वेशंस को रखना चाहते हैं, बहुत सरल से सरल। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो p को हमने इस तरह से परिभाषित किया कि k की वैल्यू 1 रहे, k की वैल्यू 1 रहे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें मात्रक किस तरह से चुनने होंगे, इन राशियों के मात्रक किस तरह से चुनने होंगे जिससे कि k की वैल्यू 1 आ जाए। इसके लिए मात्रक हमने क्या किया है, हमने SI सिस्टम अडॉप्ट किया है। SI सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसमें कि लंबाई का मात्रक मीटर, भार द्रव्यमान का मात्रक या संहति का मात्रक क्या है, किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, इसी तरह से वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से मात्रक हमने चुने हैं जिससे कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानता गुणांक है, उसका मान 1 हो जाए, 1 हो जाए, एकांक रहे। तो इक्वेशन जो बनी है आपकी P = mv। अतः अब चूंकि हम एक रेखा में संवेग की बात कर रहे हैं, एक सरल रेखा में संवेग की बात कर रहे हैं, एक सरल रेखा की गति की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के संवेग को हम रेखीय संवेग कहते हैं। एक कोणीय, जब आप घूम रहे होंगे, वृत्तीय गति में होंगे, तब एक कोणीय संवेग की संकल्पना आएगी, उसको हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, कोणीय संवेग। यहाँ पर हम रेखीय संवेग, जिसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़े, एक बार फिर से दोहरा लीजिए। आपने देखा कि गति का पहला नियम बल की गुणात्मक विवेचना कर रहा है और गति का दूसरा नियम बल की मात्रात्मक विवेचना कर रहा है। आप पुस्तकों में पाएंगे ये जो सब नियम थे सर आइजैक न्यूटन के बनाए हुए हैं। आइजैक न्यूटन ने इनकी परिकल्पना की थी, इसलिए हम पुस्तकों में अक्सर इनको ये भी लिखते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। सिंपली तौर पर सरलता के लिए मैंने यहाँ पर गति का पहला नियम और गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम इस तरह के शब्दों को लिख रहा हूँ। लेकिन ये न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने इनको परिभाषित किया था। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। सारी की सारी उनको इस बात की प्रेरणा जाती है कि न्यूटन ने इसको दिया था। अब देखिए, अब कुछ इसकी बात और आगे बल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं कि बल की मात्रात्मक व्याख्या तो हमने कर ली, अब इसके परिवर्तन, बल कैसे बदल रहा है, कैसे बदलता है। आप जरा बल की अपने मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर जरा सोचिए कि बल को बदलते हुए आप देखते हैं, हर जगह एक ही बल नहीं लगाते हैं, बल को अलग अलग जगह अलग अलग रूप में लगाना पड़ता है, अलग अलग रूप में उसको प्रयुक्त करना पड़ता है। वो किस तरह से होता है, जरा इसको हम समझने का प्रयास करें। मान लीजिए आप क्रिकेट के खेल में हैं, आप क्रिकेट के खेल में गेंद को लपक रहे हैं, गेंद को आपको लपकना है, बैट्समैन ने हिट किया और आपके पास कैच आ रहा है और आप उसको लपकने का प्रयास कर रहे हैं। लपकने, आपने देखा होगा कि अगर आप एकदम से बॉल आ रही है आपके पास और आप एकदम से उसको लपकें और हाथ को वहीं पर ही रखें, अब क्या हो रहा है कि जो संवेग था उसका mv संवेग था पहले, जब बॉल आपके हाथ में आ रही थी पहले, क्योंकि v चाल से और v वेग से वो नीचे की ओर गिर रही है गेंद। जब वो आपके हाथ में आ रही है और जब आपके हाथ में आ रही है बॉल, तो आप उसका वेग बिल्कुल शून्य हो जा रहा है। मान लीजिए आपने अपने हाथ को बिल्कुल ऐसे ही रखा, आप क्या महसूस करते हैं कि आपके हाथ में चोट लगती है, आपको वहाँ पर काफ़ी जलन महसूस होती है, काफ़ी चोट लगती है। लेकिन आपने देखा होगा, अगर अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर आपको ध्यान होगा कि जब आपको कैच लेना होता है तो इस तरह से कैच लेते हैं, पीछे तक नीचे तक जाते हैं, कैच लेते हैं, नीचे तक जाते हैं। क्यों? इससे क्या हो रहा है, देखिए इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो उसकी चाल जो थी, गेंद की जो चाल थी, जो बॉल की चाल थी, वो v मीटर प्रति सेकंड थी, और आपने धीरे 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 करके नीचे तक ले गए, और जब आप नीचे तक लाए, यहाँ पर आकर
उसकी जो चाल है, उसका जो वेग है वो शून्य हुआ। मतलब v से लेकर शून्य तक ले जाने में आपने कुछ समय लगाया। देख रहे हैं ना आप, याद आ रहा है आपको दोस्तों? कुछ समय लगाया, कुछ समय लगा। जितना समय ज़्यादा लगेगा उतना ही आपके हाथ पर प्रभाव कम पड़ेगा। ये रोज़मर्रा के आपकी ज़िंदगी के अनुभव हैं, आप जानते हैं। मैं सिर्फ उनका उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं उनको गुणात्मक विषय में लाना चाहता हूँ। साइंस का डेवलपमेंट बच्चों ऐसे ही होता है दोस्तों, हमारे रोज़मर्रा के अनुभवों से होता है। और जो मैक्रो साइंस की जो चीज़ें हैं वो सब इसी तरह से सारी इक्वेशंस बनी हैं। उनको रोज़मर्रा के अनुभवों से ही देख करके हमने आगे उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया और उनसे ही हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई हैं। इसीलिए विज्ञान में कोई, एक बार फिर से याद दिला दूं, विज्ञान में किसी भी इक्वेशन का प्रूफ नहीं करते, विज्ञान में किसी भी नियम को आप प्रूव नहीं करते। विज्ञान में सिर्फ आप वेरीफाई करते हैं, सत्यापित करते हैं। विज्ञान की अवधारणाएं कोई भी अटल नहीं है। आपको पहले अध्याय जब मैं पढ़ा रहा था तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, मैंने काफ़ी इस बात पर जोर दिया था कि जितने भी नियम हैं विज्ञान में वो सब अनुभव के आधार पर बनाए हुए नियम हैं। चूंकि अनुभव के आधार पर बनाए हुए नियम है तो इसलिए उनको सत्यापित नहीं किया जा सकता, उनको प्रूव नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं आप, ओनली वेरिफिकेशन। ये ध्यान रखिएगा, मैं वही इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इससे अंतर मालूम पड़ गया आपको कि यस, हाथ पर लगने वाले बल का समय के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, जरूर संबंध है। देखिए इसको न्यूमेरिकली हम आगे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन मैंने दिया। अब क्या हुआ, संवेग परिवर्तन की दर। अभी तक हम संवेग की बात कर रहे थे, अब बॉल को पकड़ के हमें शून्य तक लाना है। संवेग जो उसका pmv था, अब उसको शून्य करना, v0 करना है। मतलब संवेग की आखिरी वैल्यू, आखिरी अंतिम संवेग क्या करना है, शून्य। mv इज इक्वल टू 0, पहला pmv है तो ये संवेग परिवर्तन हुआ। और आपने अभी देखा कि संवेग परिवर्तन में अगर समय ज़्यादा लगे तो बल कम प्रयुक्त हो रहा है, और समय अगर ज़्यादा लगे तो बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। अगर समय कम है, डेल्टा टी कम है, आपको हाथ यहीं पर रखा और आपने पीछे नहीं किया तो आपके हाथ में चोट लग जाती है, चोट लग सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि संवेग परिवर्तन की जो दर है, संवेग परिवर्तन की समय के साथ जो दर है वो बल को इंगित कर रही है। लग रहा है कितना बल लग रहा है उसको इंगित कर रही है। आप इस इक्वेशन को समझ पा रहे हैं? यस। अब इसी बात को हम वैज्ञानिक तौर पर किस तरह से लिख सकते हैं, नियम को किस तरह से लिख सकते हैं? किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने अभी आपके सामने बात की थी ना कि द्रव्यमान ज़्यादा है तो गति की मात्रा ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है तो गति की मात्रा ज़्यादा है, वो सब अनुक्रमानुपाती हैं। तथा उसी दिशा में होती है जिसमें कि बल कार्यरत होता है। अब ये दिशा की बात मैंने यहाँ पर नहीं की है, जरा इसको सोचिए। बॉल आई, मैंने ऐसे पकड़ी, अब बॉल को अगर मैं ऐसे करूँगा तो जैसे बॉल को मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे कर दिया तो क्या आपके हाथ पर लगने वाला बल कम होगा? नहीं, क्योंकि बल की आने की दिशा ये थी, जिस दिशा में बॉल आ रही है उसी दिशा में अगर मैं बल पीछे लगाऊंगा, डेल्टा टी करूंगा उसी दिशा में, तो क्या होगा कि वहां पर संवेग परिवर्तन की दर पर असर पड़ेगा, बल लगेगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप इसको जब वेक्टर एनालिसिस करेंगे आगे इसी अध्याय में, आगे या इससे आगे आने वाले अध्याय में, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको एक आपके अनुभवों से ला रहा हूँ चीज़ें। मेरा प्रयास ये है कि आपके अनुभव, जब मैं न्यूमेरिकल इक्वेशंस बना रहा हूँ, कि आपके अनुभवों से बनाऊँ। इसी प्रकार से सारी इक्वेशंस बनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे नियम इसी प्रकार से बने हैं। तो जब अगर मैं हाथ को इस तरह से करूँ बॉल को लेने के बाद तो मुझे चोट लगेगी, कम नहीं होगी। लेकिन अगर जब मैं उसी दिशा में पीछे करूँगा तब मुझे चोट कम लगेगी। तो ये अर्थ है कि अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसी दिशा में होता है जिसमें कि बल कार्यरत हो। आइए अब इसको जरा न्यूमेरिकली देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाए। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है। आप एक बात का ध्यान दीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर m इटैलिक में लिखा है। भौतिकी में हम सारे प्राचालों को इटैलिक से लिखते हैं और जो वेक्टर राशियाँ हैं उनको बोल्ड फेस में स्ट्रेट लिखते हैं, इटैलिक नहीं करते, टेढ़ा नहीं करते। मान लीजिए कोई वस्तु m द्रव्यमान की है, वो v वेग से चल रही है, तो इसका मोमेंटम, इसका संवेग कितना होगा, p इज इक्वल टू
mv। अब इस पर कोई बल F डेल्टा t समय के लिए लगाया जाता है। उस समय अंतराल जिसमें कि बल लग रहा है वो डेल्टा t है, और इस फोर्स से, इस बल की वजह से इस वस्तु का जो वेग है वो v डैश हो जाता है, मतलब वो v प्लस डेल्टा v। ठीक है, वेग उसका बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है तो डेल्टा v की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। बढ़ रहा है तो डेल्टा v की वैल्यू धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। बल किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो त्वरक बल भी हो सकता है और अवमंदक बल भी हो सकता है। त्वरक बल का तात्पर्य जिससे कि बल की चाल, वस्तु की चाल बढ़े, अवमंदक बल जिससे कि वस्तु की चाल घटे, मंदित हो। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान रखिए, हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो शब्द आपकी रोजमर्रा की वोकैबुलरी से ही ज़्यादा लिए गए हैं। अंग्रेजी में भी ऐसा है, लेकिन कई जगहों पर अंग्रेजी से में इतना डायरेक्ट नहीं लिए हुए लगते हैं जितना कि हिंदी भाषा में लिए हुए लगते हैं। ये अपनी भाषा की खूबसूरती है। और इसी तरह से उसका संवेग p प्लस डेल्टा p हो जाता है। यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान है निकाल पाना कि डेल्टा p की वैल्यू m डेल्टा v होगी। ये कैलकुलेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप ये देख रहे हैं कि f, आपने सारे जो मैंने पिछली बार एग्जाम्पल उदाहरण दिए, उन उदाहरणों से आपको साफ मालूम है कि जो फोर्स है वो डेल्टा p बाई डेल्टा t के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। ध्यान दीजिए, ये जो राशि है डेल्टा p बाई डेल्टा t, ये संवेग परिवर्तन की दर को इंगित करती है। डेल्टा t समय में डेल्टा p संवेग परिवर्तन हुआ। बॉल के केस में, बॉल की अवस्था में, क्रिकेट बॉल की अवस्था में जब आप कैच ले रहे हैं तो डेल्टा p की वैल्यू p हो जाएगी और डेल्टा t की और मतलब आखिरी वैल्यू, आखिरी वेलोसिटी 0 है, 0 है, और डेल्टा t उसको कैच लगाने में जितना भी समय लगे। यहाँ पर k जब इसको बराबर के निशान में इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लाना पड़ेगा। यहाँ पर पुनः हमने इनके मात्रक इस तरह से चुने हैं, एमकेएस सिस्टम चुना है या एसआई सिस्टम चुना है, इस तरह से चुना है कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती गुणांक की वैल्यू 1 हो जाए, 1 हो जाए, एकांक रहे, अर्थात F इजिकल टू dp बाई dt। ध्यान दीजिए, ये फोर्स बल है, बल एक सदिश राशि है, वेक्टर राशि है, p मोमेंटम है, सदिश राशि है। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें, आपने पहले पढ़ा है, कैलकुलस थोड़ी सी कर चुके हैं आप, कोई बात नहीं, अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं भी की है तो आगे आने वाले अध्यायों में और करेंगे। अपेंडिक्स दी हुई है पिछले चैप्टर में, उसको ज़रा आप अपने आप करें। मैथमेटिक्स में तो आप कक्षा 11 के आखिर में और कक्षा 12 के शुरू में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको जितनी कैलकुलस की, जितने अवकलन की ज़रूरत है उतनी कलन आपको बताया गया है। तो डेल्टा, यदि डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो, 0 की तरफ अग्रसारित हो रही हो, 0 है नहीं, एग्जैक्टली 0 नहीं है, 0 की तरफ अग्रसारित हो रही है, मतलब बहुत छोटा हो। अगर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम हो तो हम ये डेल्टा वर्ड को हम कैलकुलस से के फॉर्म में dp बाई dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए, ये d बाई dt जो फंक्शन है, ये क्या है, d बाई dt ऑफ p, मतलब संवेग का समय के साथ अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो f को हम dp बाई dt लिख सकते हैं। यहाँ p क्या है, mv, आप जानते हैं, अर्थात चूंकि मास, अभी हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम आइंस्टाइन या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, न्यूटोनियन यांत्रिकी की बात कर रहे हैं, जो कि 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में काफ़ी फली फूली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आइंस्टाइन ने जब इक्वेशन दी E इक्वल टू mc स्क्वायर, वहाँ पर चीज़ें बदली। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप परेशान मत होइएगा, जो मैक्रो वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से ही आज भी गवर्न होती हुई नजर आती हैं। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स काम नहीं करती हुई नजर आए। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरी तरह से वैलिड है। देखिए, जिसकी हम बात कर रहे थे एरिस्टोटल व्यू से हम आगे बढ़े न्यूटोनियन व्यू से। आपने इस इक्वेशन पर देख लिया आपने, F इजिकल टू m dp बाई dt। तो मैं यहाँ एक पर था कि जब मास कांस्टेंट है, मास इन्वेरिएंट है, मास अचर है, तो ये राशि समय के अनुसार नहीं बदलेगी, कांस्टेंट है। तो इस राशि को यहाँ से डिफरेंशिएशन के बाहर ला सकते हैं और ये राशि फिर बन जाएगी m dv बाई dt।
अब ये डी वी बाई डी टी आप जानते हैं, नथिंग बट सिंपल एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मास टाइम्स एक्सीलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये राशि बिल्कुल नहीं बदलेगी। अतः आप देख रहे डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम ए। ये क्या है? ये एम ए क्या है? फोर्स आप कह सकते हैं, बल क्या है? अब आप इक्वेशन के सॉल्यूशन पर पहुंचिए, डेफिनेशन अपने आप बनाइए। संवेग परिवर्तन की दर ही बल कहलाती है। आप इस डेफिनेशन पर आए हैं, आपने ये डेफिनेशन को अपने आप डिड्यूस किया है, निकाला है। आपको पढ़ने में मजा आएगा अगर आप इक्वेशंस को, ये डेफिनेशंस को अपने आप बाहर निकालेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। एंड यू विल बी मोटिवेट। सारी साइंस ऐसी है, सारी साइंस हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे कि जिसमें कि इक्वेशंस अपने आप, इक्वेशंस कुछ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस लाएंगे और उसके बाद में डेफिनेशंस आपसे ही डिड्यूस कराएंगे। बेफिक्र रहिए, मजा आएगा आपको। देखिए अब इसी बात को हम दूसरी तरह से लिखते हैं, बल संवेग परिवर्तन की दर या संवेग परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय, या अंतिम संवेग प्रारंभिक संवेग। अब मैं अंतिम संवेग को अगर पी एफ की तरह से लिखूं और प्रारंभिक संवेग को पी आई लिखूं, समय टी है तो फोर्स को मैं रीराइट कर सकता हूं पी एफ माइनस पी आई बाई टी। अब P को हम एम वी के टर्म्स में लिख सकते हैं, इजिकल टू, ये इक्वेशन आएगी एम वी माइनस यू बाई टी। ध्यान दीजिए यहाँ पर नोटेशन थोड़ा सा अलग है, मैंने जानबूझ करके नोटेशन अलग रखा है यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कि कई दफ़ा हम ऊपर एरो भी लगा दें तो भी वो भी वेक्टर राशि है, चाहे बोल्ड लिखें। थोड़ा प्रैक्टिस डालने की बात है इसलिए लिखा है, कोई बात नहीं। तो इजिकल टू एम ए या एफ इजिकल टू एम ए। देखिए एम इटैलिक्स में है, वेरिएबल है, मास है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। एफ बोल्ड है, स्ट्रेट है, सदिश राशि है, बल। ए त्वरण, सदिश राशि है, बोल्ड है, स्ट्रेट है। यही तो आपका दूसरा नियम है, यही तो आपका गति का दूसरा नियम है। न्यूटन का गति का नियम भी इसी को कहते हैं। और आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप आगे आने वाले अनुभवों में पाएंगे कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है ये मोस्ट फंडामेंटल नियम है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है। और इस नियम के जो इक्वेशंस हैं, इस नियम के इक्वेशन से आप फर्स्ट लॉ को भी देख पाएंगे और आगे आने वाले थर्ड लॉ को भी देख पाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बल है। अब आप देखिए इसके कुछ हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं, कुछ और कॉरोलरीज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग सादा स्प्रिंग अनएक्सपेंडेड है, उसको कहीं खींचा नहीं गया है, कुछ भी नहीं किया गया है। अब इस स्प्रिंग को हमने खींचा, एक बार मास m1 लगाया, एक बार मास m2 लगाया, एक बार द्रव्यमान m3 लगाया। और जब हमने इसको खींचा और खींच कर जब छोड़ा तो एक में एक्सीलरेशन आता है, त्वरण आता है a1 पहले मास में, जिसका द्रव्यमान था m1, क्योंकि जैसे ही हम खींचेंगे छोड़ेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगी, स्प्रिंग वापस लौटेगी। तो उस समय का त्वरण है ये m1 a1, m2 a2, m3 a3। बल बराबर लगा हुआ है, खींचने में बराबर बल लगा हुआ था kx। किसी भी स्प्रिंग को हमने थोड़ी दूर खींचा तो उस पर कितना बल लगेगा, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक, जो कि स्प्रिंग का मैन्युफैक्चरिंग कांस्टेंट है, जो कि स्प्रिंग कितनी मोटी है, स्प्रिंग की मटेरियल क्या है, स्प्रिंग में कौन कौन सी धातुएं लगी हैं, और स्प्रिंग को कितने सर्किल से मोड़ा गया है, हेलिकल पाथ में कितने सर्कुलर पाथ से मोड़ा गया है, उस पर डिपेंड करता है। तो k तो कांस्टेंट है, x कितना खींचा, अब एक के बराबर खींचा है तीनों द्रव्यमानों के लिए, m1 m2 m3 के लिए। अब जब उनको छोड़ा गया तो वो अंदर की तरफ वापस जाते हैं और उनके क्रमशः त्वरण a1 a2 a3 हैं। अब बराबर बल है तो आप इस इक्वेशन को बहुत आसानी से देख सकते हैं द्वितीय नियम के द्वारा। अर्थात अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे m1 बाई m2 इज इक्वल टू a2 बाई a1। इस इक्वेशन को अगर आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो त्वरण कम है, द्रव्यमान कम है तो त्वरण ज़्यादा है। आप इसको अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यही इक्वेशन F इजिकल टू ma है। F इजिकल टू अर्थात अब इन्हीं इक्वेशन से आप देख रहे हैं यदि बल जीरो है तो उस पर त्वरण जीरो है, त्वरण जीरो है
मतलब अगर वो विरामावस्था में वस्तु है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर उसका वेग v है तो उसका वेग v ही बना रहेगा, v नहीं बदलेगा। आपका न्यूटन का प्रथम नियम क्या था? जड़त्व का नियम यही तो था कि जब तक कि उस किसी वस्तु पर नेट बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसकी गति की अवस्था समान बनी रहेगी। यही है, देखिए इक्वेशन F = 0 तो A = 0। ये जो नियम है दोस्तों, एक हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि सदिश राशि है, और बल एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। तो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशंस, ये जो समीकरण हम लिख रहे हैं, ये इनको हम अगर कार्तीय चिन्ह प्रणाली में जाएं या कार्टेशियन साइन सिस्टम में जाएं तो आप बड़े आसानी से पालेंगे कि Fx = dpx/dt x दिशा में, ये x दिशा का त्वरण है, ये x दिशा का संवेग है, इसी तरह से ये y दिशा का, ये z दिशा का। यहाँ ये ध्यान रखिएगा केवल बाह्य बल है और कोई बल नहीं है। दोस्तों आज के एपिसोड में हम इतनी ही बात करते हैं, इसके आगे आने वाले इम्प्लीकेशंस को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।